चीज कितनी दे रखी है आपको, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 40, ये 40 दिया हो ना, और ये कितना है बेटा, देख बैकवर्ड रिएक्शन का तुझे निकालना है, 40 + 17 कितना हो गया 57। अब मेरा बात सुन, क्या लगता है तेरे को, अगर तुझे डेल्टा एच निकालना होता है, ध्यान सुनियो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, समझ आती है, फॉरवर्ड कितनी है 17, 57 बैकवर्ड, आंसर कितना आया माइनस कितना बनेगा ये 0 -40 आने का मतलब दैट शोज क्या है एक्सोथर्मिक, समझ आ रही है ना। अब तेरी गलती तेरे को समझ में आई, तूने -57 कैसे ले लिया यहाँ पे, डेल्टा एच फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड लगा के देख -40 आंसर आएगा, और यहाँ ये लिख के थोड़ी देगा -40, माइनस या प्लस तो मेंशन ही नहीं करता वो, ऑटोमेटिकली खुद समझना पड़ेगा कि नेगेटिव ही होगा क्योंकि एक्सो है, समझ में आ गई, गलती समझ आ गई क्या, ऐसे ग्राफ बना के देख लो, गलती होती नहीं। अब सेकंड निकालो, लो मैं साइड हो जाती हूँ, अब करो नोट और निकालो। पीछे क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है पीछे, एक्टिवेशन एनर्जी कल पूछी है उसने, कल का ग्राफ बनेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन फ्लोटेड अगेंस्ट 1/T गिव्स द स्लोप ऑफ दिस, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। कल जो तुमने बनाया था, क्या बनाया था, देख इधर, देख ये नहीं लिखा था K = AE⁻⁻ -EA/RT, लिखा था कि नहीं लिखा था, ये वाला फॉर्मूला जाएगा, अब ले ले ln K = ln A - EA/RT, ln से E कट गया, सही बात है। अब ln को लॉग लीजिए, log of K = log of A - EA/2.303 RT, सही बात है। log K वर्सेस 1/T का ग्राफ बना, y = C + mx 1/T, स्लोप क्या आएगा नेगेटिव, उसे लिखा है ना विद माइनस स्लोप, -EA/2.303 आ रहा आएगा, स्लोप कितना आएगा -EA/2.303 आर, यही आएगा -EA/2.303 आर, इक्वल्स टू कितना है स्लोप की वैल्यू -8000, माइनस से माइनस कट गया, ये क्या निकालोगे 8000 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, आर की वैल्यू 8.314, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। अब 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है ना, आंसर किलो जूल्स में दिया हो तो उसी के अकॉर्डिंग चेक करना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा इसका आंसर तो बेटा कैलोरी में गिवन है, अगर कैलोरी में गिवन है तो क्या करोगे, आर की वैल्यू क्या होती है 1.987 होती है कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, अगर ऑप्शन कैलोरी में हो तो ये वैल्यू लगा देना, इसको ये अप्रोक्सीमेटली 2 भी मान सकते हो, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन नहीं देगा, खुद से पता है ना कि नहीं पता, पता है सभी को, पक्का पक्का ना, बस कैलोरी में हो तो ये लगा देना, किलो जूल्स में आए तो वो लगा देना, ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर पहले करेंगे। If temperature of a reaction is increased, बस मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है, is increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, then how many times rate of reaction will become, rate of reaction will become, करो, टू की पावर 9, करो करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा अपना देखो, 2 मिनट लगाओ, हो गया। कोलिजन थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, हमारे एक ओरिएंटेशन फैक्टर रह गया था ना, बाकी कोलिजन थ्योरी तो याद होएगी, ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर रह गया तो उस दिन अगले दिन वहां से क्लास स्टार्ट कर दी, भूल गए थे,
ओरिएंटेशन फैक्टर देख लेते हैं और उसी की लिमिटेशंस देख लेते हैं, ठीक है। सारा हो ही गया, इसमें है ही क्या, ये तो कल मैंने करा ही दिया था क्वेश्चन, क्या कराऊंगी। ओरिएंटेशन में है ही कुछ भी नहीं है, बस मैंने उस दिन कोलिजन पढ़ा तो दिया था। कोलिजन थ्योरी क्या बताई थी, कोलिजन थ्योरी ये बताई थी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में, उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सारे कोलिजन से प्रोडक्ट मिलता है नहीं, उस कोलिजन से प्रोडक्ट मिलेगा जो कि कोलिजन कैसा होगा, इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन थी, क्या क्या, पहली कंडीशन मिनिमम एनर्जी और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वाली चीज डिस्कस करनी रह गई थी, कैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, बस थोड़ा कुछ रहा नहीं क्या, ठीक है। और ये सब तो कल कराई दिया था, आज बचे हुए टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो इधर, इधर ध्यान दीजिए, हमने जब कोलिजन थ्योरी में लिखा था कि हमने ग्राफ भी पढ़ लिए थे कोलिजन फ्रीक्वेंसी में, वो भी पढ़ लिए थे एक्सो और एंडो के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। मान लो वही कोलिजन थ्योरी में ही बात करियो, ए और बी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होता था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहती थी कि कितने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट कौन से, ए और बी, और जेड क्या, जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, ठीक है। ए और बी जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सही बात है। तो ये भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सही बात है। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर होगी एक्टिवेशन एनर्जी से। कल उस दिन किया था, कल किया था हमने। तो आपका रेट क्या निकल के आएगा, रेट आएगा रेट इक्वल टू के जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी आएगा, ठीक है। रेट क्या आएगा, के जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। के नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आया था, मतलब ये डायरेक्ट आपको याद रखना, ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। इसके कोई डिटेल में नहीं जाना है अभी, समझ आती है। अब हमने डिस्कस करना है ओरिएंटेशन फैक्टर क्या था, ओरिएंटेशन फैक्टर क्या आया था, ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब फॉर इफेक्टिव कोलिजन हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, फॉर इफेक्टिव कोलिजन हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। ओरिएंटेशन फैक्टर मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया, CH3Br है, OH नेगेटिव आयन रिएक्ट कर रहा है। आपने 11th में SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी है, SN1 ऑर्गेनिक में SN2, SN1 SN2 नहीं पढ़ी, ऐसे कैसे, ऑर्गेनिक में तुमने SN1 SN2 रिएक्शन नहीं पढ़ी 11th क्लास में, अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ी। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन नहीं पढ़ी है, पढ़ी है, वो कह रहे थे बाकी क्लास करी नहीं पढ़ी है, बताओ क्योंकि वही एग्जाम्पल है इसका, नहीं बता, क्योंकि जो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर इसमें प्रॉपर काइनेटिक्स लगती है, काइनेटिक्स वहीं पे बता दिया जाता है, एक दो चीजें काइनेटिक्स की नहीं पढ़ी। अब मैं ओरिएंटेशन कैसे समझाऊं फिर, ओरिएंटेशन कैसे समझाऊं बताओ, चल ऐसे समझो, इधर देखो,
ये है, ये तो पता होगा, कार्बन के पास बी आर लगा, बी आर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस आएगा, ठीक है, इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो ओ एच नेगेटिव आयन जब यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो अटैक नहीं हो पाएगा। तो यहां से कोई, यानी कि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, नो रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये चीज ऐसे हो, बी आर यहां पर लगाया मैंने अपोजिट साइड पे, अब यहां देखो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, अब ओ एच नेगेटिव का अटैक मैंने बैक साइड करवाया, क्या करवाया, बैक साइड, और यहां से ये बी आर जो है लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। लिविंग ग्रुप उसे बोलते हैं जो लीव कर जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अब क्या बनेगा, यहाँ पे ये CH3, OH ने अटैक किया तो OH यहाँ आ जाएगा, यानी बी आर किस साइड था, लेफ्ट साइड, OH कहाँ आया, राइट साइड, अपोजिट साइड आया। क्यों आया, क्योंकि OH का अटैक कहाँ से हुआ था, अपोजिट साइड। क्यों हुआ था, नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा ना। अब ये बैक साइड अटैक होता है, ये कौन सा अटैक होता है, बैक साइड अटैक, क्या वो बोलते हैं इसको, बैक साइड अटैक। और ये है एक हमारी प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्या है ये, क्या है बेटा ये प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्यों, तभी तो पूछ रही थी ऑर्गेनिक में पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑर्गेनिक में बताते ही ऐसे है कि हमेशा बैक साइड अटैक होता है। अब नहीं पढ़ा तो ध्यान से मुझे सुनो, ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब, जब अटैक करेंगे हम यहाँ से बैक साइड अटैक करेंगे, फ्रंट से नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ठीक है। मतलब अगर ये इस रूम का दरवाजा यहाँ पर है और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना, तो तुम नहीं निकल सकते, बिकॉज आई एम नेगेटिव, यू आर नेगेटिव, अब हम लोग रिपेल करेंगे, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें अटैक करना है, तुम पीछे का डोर होता, तुम बाहर आसानी से निकल सकते थे, क्योंकि मुझसे यानी कि नेगेटिव पार्ट से तुम, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो दूर है, इजीली निकल सकते हैं, बैक साइड अटैक पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो ओरिएंटेशन है, ये कैसी है आपकी, यहाँ लिख लेना, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। कैसी है ये, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी अगर तुम्हें किसी भी आंसर, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, ये मैंने प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया, बताओ, प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट बनाया है ना मैंने, लेकिन पहले वाले में इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मैंने नो रिएक्शन लिखी है, यानी प्रोडक्ट नहीं बना। यानी अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी ही नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी तभी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और यही चीज ऑर्गेनिक में SN1 SN2 के नाम से जानी जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, मैंने लिखा, अगर इफेक्टिव कोलिजन की बात करते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक लाइन लिखती हूँ, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन, another factor P called probability factor, to account for effective collision, another factor P called probability factor, or steric factor is introduced, or steric factor is introduced मतलब मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें इफेक्टिव कोलिजन चाहिए, तुम्हें एक पी नाम की चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई ना यहाँ पे, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, अगर इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। तो अब रेट बन जाएगा, पहले रेट क्या था, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, अब हो जाएगा पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, क्योंकि पी मैंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है तभी प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब कोलिजन थ्योरी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कोलिजन थ्योरी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। किस किस पे अप्लाई हो रही है, क्या चीज उसने इग्नोर करी, क्या है वो लिखेंगे, पहले ये नोट करो, फिर ड्रॉबैक्स ऑफ कोलिजन थ्योरी लिखना है।
उसी में कोलिजन थ्योरी के अलग से लिख लो, याद रखना कि वो उसके साथ था, उस दिन छूट गया, मेरे को याद नहीं रहा कि ये तो छूट गया था। खत्म कर दी थी ना क्लास, फिर ओरिएंटेशन अगले दिन वहां से शुरू कर दिया एक्टिवेशन से। ये तो साथ में साथ ही कराना चाहिए था ये। कोलिजन थ्योरी के अंदर ही है, वही डाल देना। उस दिन बात छूट गई थी, आधी बात तो मैंने तुम्हें वहां लिखवा ही दी है। कोलिजन थ्योरी हेडिंग डाल लेना। क्या है ये? कोलिजन थ्योरी पहले भी डाली हुई है ना तुमने हेडिंग, बस याद रखना वहां पे पॉइंट छूट गया था ना। एक बार तुम्हारा असाइनमेंट दिखाना, असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो तुमने सॉल्व नहीं किया था कल, जो मैंने तुम्हें दिया नहीं पीवाईक्यू का, रूट K1 और K3 वाला क्वेश्चन था। उसके बाद उसको अप्लाई भी करना। आपने कल तो नहीं किया हुआ था क्योंकि वो टॉपिक हुआ ही नहीं था। आपके ना पीवाईक्यू वाला जो असाइनमेंट दिया ना मैंने, उसमें 7th क्वेश्चन है, एक बार लगाना उसके बाद। आया इसने नोट कर लिया तो वो लगाए। पीवाईक्यू में केमिकल काइनेटिक्स में 7th क्वेश्चन लगा के देखना एक बार। ड्रॉबैक्स ऑफ कोलिजन थ्योरी भी हेडिंग डालना, लिखना। ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? गैसियस रिएक्शंस के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहले बात ही हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी से गैस की करी ना, ठीक है। कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज किस पे ये एप्लीकेबल है? किस पे एप्लीकेबल है? गैसियस रिएक्शंस के लिए। तो पहला लिखो, दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन। तो ये लिमिटेशन हुई ना कि स्पेसिफिकली सिर्फ गैसियस के लिए लगेगी। दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन and also for solution this theory is mainly applicable for gaseous reaction and also for solution and also for solution and also for solution in which reacting species are molecule, in which reacting species are molecule, in which reacting species are molecule, in which reacting species are molecule। ठीक है, समझ में आती है? समझ में आ गई इतनी चीज कि गैसेस के लिए एप्लीकेबल है या फिर ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें गैसेस स्पीशीज मॉलिक्यूल होंगे। एटम्स पे नहीं लगेगी, किस पे लगेगी? मॉलिक्यूल पे। क्योंकि कोलिजन की बात हो रही है ना बेटा, एटम कैसे बात करेंगे? ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर, दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, this theory is mainly applicable for biomolecular reaction, this theory is mainly applicable for biomolecular reaction but fails for complex reaction. This theory is mainly applicable for biomolecular reaction but fails for complex reaction, but fails for complex reaction, but fails for complex reaction। ठीक है, नेक्स्ट डालो, it consider molecule, it considers molecules to be hard sphere, it considers molecule to be hard sphere, it consider molecule to be hard sphere, it consider molecule to be a hard sphere and ignore structural aspect of molecule, and ignore structural aspect of molecule, and ignore structural aspect of molecule, and ignore structural aspect of molecule। सिर्फ किस पे लगाइए? गैसेस रिएक्शंस पे लगेगा। और इसने मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर कंसीडर किया है और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को क्या करा है इसने? इग्नोर किया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? बोलो जी, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब जो मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, ये तो चैप्टर हो गया यहाँ तक हमारा खत्म, ठीक है, लेकिन अब कुछ बातें बता रही हूँ ना जो मैं,
वो कई बार एडवांस में, जेई एडवांस में भी एक आध बार जेई मेंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वो एक कुछ पॉइंट है, वैसे तो इसके डिटेल में नहीं जाना है अभी के लिए। मैं बता दूंगी कितना करना है आपको। एक सेकंड रुको। कुछ चीजें हमने मेंस के लिए और एडवांस के लिए करनी है, जो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। उसको बोलते हैं एडवांस काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस काइनेटिक्स, ठीक है। और कैसे कैसे आएंगे वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। वो नीट वाले बच्चों को तो करनी नहीं है, ठीक है। जो एक चीज करनी है वो बता दूंगी सिर्फ, ठीक है। समझ गए? कर दूँ अब? बेटा इससे सिर्फ देखो क्या है, मैंने बोला पहले बोला है पैरेलल एडवांस काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग अब, एडवांस्ड काइनेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले करेंगे इसमें पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन किसे बोलते हैं? इसमें ए चेंज होता है बी में और ए ही चेंज होता है सी में। इसकी डेरिवेशंस भी हैं, आपको नहीं जाना उन पे, कहीं पे भी नहीं कराई जाती, ठीक है। इतने उसके डेरिवेशन पार्ट आप जब ग्रेजुएशन करोगे या जो भी करोगे, बीटेक बीटेक करोगे, उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है हर जगह, ठीक है। तो आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे ये बना। इस पैरेलल रिएक्शन को साइड रिएक्शंस भी कहते हैं। अगर इस तरह की कोई रिएक्शन होगी और आपसे रेट पूछेगा तो आपके पास कुछ फॉर्मूला है जिसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऐसी रिएक्शंस के लिए आपसे के ओवरऑल पूछ सकता है, ये आते हैं क्वेश्चन। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, के ओवरऑल पूछे तो आप के ओवरऑल कैसे निकालोगे? K1 प्लस K2, ठीक है। कैसे निकालोगे के ओवरऑल? K1 प्लस K2। इसकी डेरिवेशन से ए की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी, A इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2t। अभी ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुमने क्या निकाली थी? ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस Kt था, Kt था। अब K की जगह क्या आ जाएगा? K ओवरऑल, K1 प्लस K2। समझ में आ रहा है? सेम है, बस K की जगह क्या आ गया? K1 प्लस K2। अगर तुमसे बी और सी की रेशियो पूछ लेगी, कॉन्सेंट्रेशन बी और सी की रेशियो बताओ कितनी आएगी, तो तुमने सिंपली K1 को K2 से डिवाइड मार देना है। समझ में आती है इतनी चीज? बोलो। इससे ज्यादा नहीं पूछता वो, यही चीजें पूछता है। समझ में आ गई? बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पूछेगा, K1 को K2 से डिवाइड कर देना। और के ओवरऑल पूछेगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा। क्या था फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में? ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2, क्योंकि दो के, ठीक है, दो रेट कांस्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है, ए चेंज हो रहा है बी में और ए चेंज हो रहा है सी में। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। K1 है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स और K2 है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। क्या पूछा गया है? फाइंड दी ओवरऑल half life of reaction. Find the overall half life of reaction. Find the overall half life of reaction. Overall half life निकालनी है। अब ओवरऑल हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? देखो इधर, पहले तो फॉर्मूला देखो, के ओवरऑल कैसे निकालते हो? के ओवरऑल निकालते हो K1 प्लस K2 से। कैसे होगा? K1 क्या है? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स आ गया। सेकेंड इनवर्स का मतलब कौन से को फॉलो कर रहा है? कौन से को फॉलो कर रहा है? बोलो जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? मतलब ये पैरेलल और साइड रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है, ठीक है। अब टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? 0.693 अपॉन के। अब के की जगह क्या आ जाएगा? के ओवरऑल आ जाएगा। समझ में आई? ठीक है, तो क्या आया? 0.693 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। पॉइंट से तो ये कट गया। 693 डिवाइडेड बाय 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, कितना बचा? 231 सेकेंड्स बच गए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो जी, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखो। देखो वहां क्या फॉर्मूला था? ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब के की जगह के ओवरऑल है। टी हाफ में के टी था, नीचे क्या था?
0.693 अपॉन के। अब के की जगह क्या है, के ओवरऑल है। अगर पैरेलल और साइड रिएक्शन आती है तो ये चीज नीट में भी आ सकती है, अभी तक आई नहीं है हालांकि। अगर ऐसा आए तो बस ध्यान रखना K1 प्लस K2 है। करो इसको नोट, फिर दूसरी आती हूँ। अब दूसरी करोगे कॉन्जिक्यूटिव और एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉन्जिक्यूटिव या फिर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कौन सी होती है बेटा? इधर देखो, इधर देखो, A चेंजेस टू B, B चेंजेस टू C, इस तरह से रिएक्शन। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अच्छा एक चीज और बताऊं, कहीं पे भी रेडियो एक्टिविटी लिखा हुआ आ जाता है ना, रेडियो एक्टिविटी, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? तो अगर कोई क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड आ गया तो सिंपली कौन सा ऑर्डर लगाएंगे? ठीक है, ये कहीं पे लिख लो आप, बात मेरे को एकदम से याद आ गई। कहीं पे भी लिखा हुआ आ गया ना रेडियो एक्टिविटी, तो कौन सा ऑर्डर, कौन सा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। लिख लो, कहीं पे भी नोट डाउन कर लो कॉपी में। अगर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कोई चीज आती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। ये चीज नोट डाउन जरूर कर लेना। रेडियो एक्टिविटी किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांस काइनेटिक। एडवांस काइनेटिक में इनकी डेरिवेशंस नहीं करनी है। इसका ए कंसेंट्रेशन आएगी ए नॉट, फाइनल रिजल्ट लिख रही हूं मैं सिर्फ, ई की पावर माइनस K1T। बी की कॉन्सेंट्रेशन आएगी ए नॉट K1 अपॉन K2 माइनस K1, ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2T। सी की कॉन्सेंट्रेशन आएगी ए नॉट 1 प्लस K1 ई की पावर माइनस K2T माइनस K2 ई की पावर माइनस K1T डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1। ठीक है जी, ये फाइनल रिजल्ट लिख रही हूँ, आपको करना ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन आ जाता है बी मैक्सिमम का। हाँ सुनो बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपसे पूछ ले टी निकालो, टी। सुनो बेटा, इधर बोर्ड पे सुनो, बोर्ड सुनो, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ये तो मैंने फाइनल रिजल्ट्स लिखे हैं, हालांकि इस पे तो कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं इन रिजल्ट्स पे। अब पहले वाले का समझ में आ गया? सबसे पहले रिएक्शन कौन से कर लिए? पैरेलल। पैरेलल में क्वेश्चन समझ में आ गया कैसा मिलेगा? टी हाफ 0.693 अपॉन के ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है इस तरह का, ए बी सी है, आपके पास पूछेगा बी कब मैक्सिमम है। पहले मेरे कंसेप्ट सुनो, डिटेल में बेटा अभी करना ही नहीं है आपने, कराने को तो मैं डेरिवेशन करा दूं, लेकिन आपको तो अगले जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तभी करोगे, पहले साल में। अब मेरी बात सुनो, जितना ए रिएक्टेंट खत्म होता रहेगा बी बनता रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि बी पूरा बनेगा तो सी बनना शुरू होगा, ऐसा तो नहीं है। ए खत्म होके बी बनना शुरू हो गया तो धीरे धीरे साथ में बी से सी भी तो बनने लगेगा ना। मतलब ए खत्म हुआ, बी बनना शुरू हुआ, बी बनना शुरू, जितना भी बनना शुरू हो गया बी, वो बी धीरे धीरे कंज्यूम होकर साथ साथ सी भी बनने लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा वेट करेगा कि बी पूरा बन जाए और फिर सी वाली रिएक्शन शुरू, नहीं ना। ए खत्म हो गया, बी बनने लगेगा, जैसे ही बी थोड़ा सा बनेगा, बनना ही शुरू हुआ, साथ में सी भी बनने लग जाएगा, क्योंकि बी खत्म होने लगेगा साथ साथ और सी बनने लग जाएगा। समझ आ रही है? ए बी में जा रहा है, क्या बी पहले पूरा का पूरा बन जाएगा फिर सी वाला बनेगा? नहीं, जितना बी बनेगा वो साथ साथ सी में भी चेंज होता रहेगा, यानी कि बनेगा और फिर खत्म होता रहेगा, ऐसे ही होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बी की कब मैक्सिमम होगी, ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन बी की कब मैक्सिमम होगी, तो टी निकालना है। किस टाइम पे, किस टाइम पे बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, किस टाइम पे बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? मैक्सिमम। टी इक्वल्स टू 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln, फॉर्मूला लगेगा
1/K2 माइनस K1 ln K2/K1 ln K2/K1 कब लगेगा? जब कॉन्सेंट्रेशन बी की क्या होगी? मैक्सिमम। अगर आपसे पूछे कि बी की कॉन्सेंट्रेशन कब मैक्सिमम होगी, कंसेप्ट समझ में आया है? क्या समझ में आया? तुमसे ये बात कर सकता है कि ए से ए कंज्यूम होके बी बन रहा है, जैसे ही बी कुछ बनेगा साथ साथ में बी खत्म होता रहेगा और सी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कब होगी, किस टाइम पे होगी? तो वो फॉर्मूला है T 1/K2 माइनस K1 ln K2/K1। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट उठा के फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ए चेंज हो रहा है, K1 है इसका 0.1 सेकेंड इनवर्स, बी में चेंज हुआ, फिर K2 है 1/30 सेकेंड इनवर्स, टी में चेंज हुआ। फाइंड द टाइम at which concentration of B is maximum। B की concentration कब मैक्सिमम होती है? ठीक है, समझे? क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। T इक्वल्स टू 1/K2 माइनस K1 ln K2/K1। ठीक है जी, K2 कितना है? 1/K2 कितना है? 1/30। K1 कितना है? 1/10 ln K2 कितना है? 1/30। K1 कितना है? 1/10। तो 1/3 हो गया ये। T इक्वल्स टू पर क्या चला जाएगा? 30 एलसीएम है नीचे, ये कितना हुआ? 10। ये 30 एलसीएम हो तो 1 माइनस कितना आएगा? 3। ठीक है, ये नीचे क्या है? 30 एलसीएम आया, सॉरी 10 माइनस 30 है ना। ठीक है, 10 माइनस 30। ठीक है, समझ आ गई? और अच्छा वन ऊपर 30 था ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऊपर ले गई, मैंने सोचा मैं नीचे फिर 0 हटा देती हूँ, तभी मैंने वो लिख दिया था। ठीक है ठीक है, क्या बच गया यहाँ से? 1 बाय क्या बचा? 1/1 माइनस 3, 1/1 माइनस 3, नीचे क्या आया? ठीक है जी, इसका एलसीएम लेके ln 2.303 log 1/3 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, वो टाइम बताओ जिसमें बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना। ठीक है बेटा, समझे? ठीक है, अब इसको सॉल्व करके अगर सेकंड में पूछे सेकंड में लगा, सेकंड में ही पूछेगा, सेकंड इनवर्स है। ठीक है, जो भी आंसर बनता है निकाल। टाइम कैसे नेगेटिव में आएगा? नेगेटिव में कैसे आएगा? log 1 माइनस log 3 log 1 0 माइनस माइनस सबमिट हो गया ना। समझी? करें आगे बेटा, कर लेना सॉल्व जितना आएगा, जल्दी लिखो फिर। log 1 माइनस log 3 कर दो सॉल्व। log 1 0, log 3 की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी आएगी? 47। बस सॉल्व कर। इधर देखो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ए से चेंज हुआ बी में, इसका रेट कांस्टेंट K1 दिया, इसका रेट कांस्टेंट K2 दिया होगा। इसके लिए B बाय ए की रेशियो पूछ लेता है। किसकी रेशियो पूछ लेता है? B बाय ए की। तो आपसे आपसे पूछेगा, ऐसा पूछ लेगा, मान लो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? डेरिवेशन नहीं करनी, मैं बहुत भी लिमिटेड चीजें बता रही हूँ। एट इक्विलिब्रियम पे dA बाय dt की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, डेरिवेशन का पार्ट है, मैंने स्किप कर दिया है। तो आपके पास ध्यान से सुनो, K1A इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन बी इक्विलिब्रियम पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि के इक्विलिब्रियम आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तो क्या निकालोगे? बी बाय ए। क्या निकालोगे? बी बाय ए। बी की वैल्यू बाय ए की कंसेंट्रेशन, ये भी दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, बोलते हुए समझ आती है?
और ये चीज पूछ लेगा, या फिर अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रख देना, या फिर K1/K2 रख देना, K1/K2 रख देना इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम में डी बाई डी टी जीरो हो जाती है और K1 ए इक्विलिब्रियम, K2 बी इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। के इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, K1/K2 की रेशियो होती है, यानी बी बाय ए। ठीक है, आता नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो आपको सबसे पहले कौन सी करवाई थी, फर्स्ट कौन सी करवाई थी, पैरेलल। पैरेलल में वो जो एग्जाम्पल करवाया था के ओवरऑल वाला। दूसरी कौन सी कराई थी, ये कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव में पूछ लेगा बी मैक्सिमम पे टाइम बताओ। ठीक है, ये चीजें आती हैं। डेरिवेशन छोड़ दी ना मैंने, कैसे आया, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, करनी नहीं है आपको इसलिए। लिखो क्वेश्चन। जेई मेन 2020 5th September evening shift। The rate constant of a reaction is measured at different temperature and the data are plotted in the given figure. The activation energy of the reaction in kilojoule per mole is। ठीक है, ऑप्शंस हैं R, 2R, 1/R, 1/2R। बताओ, इतनी देर तो लगी नहीं जा सकती। फर्स्ट गलत है, इतनी देर तो लगी नहीं सकती बेटा, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखना, मुझे देखना कितनी देर लगेगी, देखना बेटा। k इक्वल्स टू 2 पॉइंट क्या, सॉरी क्या कह रही हूँ, k इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, यही होता है। k इक्वल टू ए ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। लॉग ऑफ के, लॉग के साथ ln के साथ किया तो नहीं लगाते। ln k इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, ये ln k है, ये 10 की पावर 3t है। मतलब r क्या दिया होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। यहाँ पे किस में है, किलो जूल पर मोल में है। तो जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए इंटू 1000। अगर, और ये आर टी, अगर आर किस में होगा, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल में होगा। समझ में आती है इतनी चीज। y एक्सिस पे ln k, y इक्वल्स टू mx प्लस c, x एक्सिस पे क्या है, 1000/t, 1000/t। तो क्या आया स्लोप, माइनस ई ए बाय आर। कितना आया स्लोप, क्या आया, माइनस ई ए बाय आर। और माइनस ई ए बाय आर आया, यहां से देखो क्या दिया है, माइनस ई ए बाय आर। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है, माइनस ई ए बाय आर। तो रेट कौन सा रिएक्शन डिफरेंट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी, स्लोप कितना आएगा, माइनस ई ए बाय आर आ जाएगा। अब ये स्लोप कैसे है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, ऐसे निकलता होगा। तो 5, और ये y2 माइनस y1 क्या होता है, 10/5, ऐसे निकलता होगा। 10/5 स्लोप ऐसे निकलेगा, है ना। 10/5 कितना हो गया,
10/5 ऐसे निकलता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो कितना है, ये भी स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव लगाएंगे आगे, नेगेटिव स्लोप आएगा ना, ठीक है। अब कितना आएगा, माइनस ए बाय आर, कितना आ गया बेटा, यहाँ से माइनस कट गया, ये कितना आ गया 2r, ये कितना आ गया 2r, कौन सा ऑप्शन बनेगा, दूसरा। कितनी देर लगी मुझे सॉल्व करने, पहले ऑप्शन क्वेश्चंस को देखो तो सही, नीचे 10 की पावर 3 कहाँ से आया, दिमाग में ये सोचना चाहिए, 10 की पावर 3 1000 कहाँ से आ गया, 1000 से यूनिट पे आ जाओ, यूनिट से ही आ सकता है, दिमाग तो यही लगाना है कि नीचे 1000 कैसे आ गया, फॉर्मूले में तो 1000 है नहीं, इसका मतलब यूनिट का खेल है, यूनिट का खेल है तो जूल को किलो जूल में बदला है, बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, करो नोट, फिर अगले क्वेश्चन पे आऊं। अब मैं अब नहीं हेल्प करूंगी इस टाइप के क्वेश्चन में, खुद से करना, ठीक है। समझे, नीचे 1000 आया कैसे, पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि नीचे 1000 बाई टी के साथ ग्राफ बना कैसे रहा है, ये पक्का यूनिट का, यूनिट पे आ जाया करो फटाफट, यूनिट पे आते ही क्वेश्चन सॉल्व है, उसके बाद तो मैथ ही लग रहा है, स्लोप कैसे निकालते हैं। जेई मेन बेटा, ये वो पिछला भी क्वेश्चन कराया था, वो नीट में भी आ सकता है, वो नीट लेवल ही होता है वो जो भी कराया था, ठीक है। जेई मेन 2020 5 सितंबर, क्योंकि इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं ऑलरेडी, एक्टिवेशन वाले, मॉर्निंग स्लॉट, ठीक है। ए फ्लास्क contains a mixture of compounds A and B, both compounds decompose by first order kinetics. The half-life for A and B are 300 and 180 seconds respectively. If the concentration of A and B are equal initially, if the concentration of A and B are equal, the time required for concentration of A, the time required for the concentration of A to be 4 times that of B. One 80, 120, 300, 900 करो। वो बेटा 160 तो नहीं लग रहा तुम्हें, 180 है, हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर 300 and 180, 180 सेकेंड्स है, 180 ही है ये। बात सुनो, इधर देखो, एक फ्लास्क है जिसमें दो कंपाउंड्स है ए और बी, दो कंपाउंड्स है ए और बी, दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ए और बी की हाफ लाइफ दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की इक्वल है इनिशियली, टाइम रिक्वायर्ड बताना है, ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स है बी के, किस टाइम पे होगी, एक फ्लास्क में दो कंपाउंड है ए और बी, ठीक है। अब ए और बी दो कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉर्मूला क्या होता था,
ए और बी दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, कहीं प्रोडक्ट तो नहीं लिखे ना, रिएक्टेंट है। फॉर्मूला क्या था, एटी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, एटी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, यही था ना फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अरे भाई तो था बेटा, मेरे को देखते हो, एटी अपॉन ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर एल एन ले लो, एल एन एटी अपॉन ए नॉट। हाँ आप बताओ, बताओ बेटा, 900। आप एल एन ले लेते हो तो यही तो बनता था, के टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। ए की तो बात है, कुछ अलग हो गया क्या? क्यों हैरानी से देखते हो ऐसे? यही तो था, यही से तो डिराइव किया था, एक ही तो बात हुई। तो ये तो था, अब ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी है। इसी तरह से बी के लिए लिखूं, बी टी इज इक्वल्स टू बी नॉट ई की पावर माइनस के टी, लिख सकती हूँ? बोलो। उसके लिए K1 मान लेती हूँ, नीचे वाले के लिए K2 मान लेती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ए के लिए K1 मान लेती हूँ, इसके लिए K2 मान लेती हूँ। ए और बी का हाफ लाइफ दे रखा है, कर दूंगी। ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल इनिशियली है, यानी ए नॉट और बी नॉट बराबर है मेरे पास। सही बात है, इनिशियल है ना, इक्वल है। किस टाइम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम पे 4 टाइम्स होगी बी के 4 टाइम्स होगी किसी टाइम पे। तो टाइम concentration of A at time t 80 is equal to 4 times concentration of B at time t। सही बात है। अब 80 की जगह क्या लिखो फॉर्मूला, A नॉट E की पावर माइनस K1 t, B की जगह क्या लिखूं, B नॉट E की पावर माइनस K2 t। अब आयुष ये सोच रहा होगा कि ये क्यों नहीं लगाया, यहीं से क्यों सॉल्व कर दिया है? अब बेटा सुन, अगर मैं ये लगाती मेरे लिए इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। मैथ ही तो है, देख मैं सबको 80, मेरे को ये दिख रहा था ए नॉट बी नॉट बराबर है, ये ए नॉट है और बी नॉट की टर्म्स में क्या लिखती, के टी इक्वल्स टू एल एन बी नॉट अपॉन बी टी लिखती। ए नॉट और बी नॉट बराबर है और मैं सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है ऐसे। ये दोनों बराबर है, मैंने सारी की सारी टर्म्स को इसी की रिस्पेक्ट में डाल दिया ना, ए नॉट की टर्म में निकाल दिया, के टी अपॉन दिस कर दिया ना, इसकी टर्म्स में ले आई ना, क्योंकि 84 टाइम्स ऑफ बी नॉट है, 84 टाइम्स ऑफ बी नॉट है। तो अगर मैं ऐसे फॉर्मूला लिखती तो मेरे को सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता। मैंने 80 की टर्म्स में इधर से बीटी की टर्म्स में निकाल लिया, तभी लिखा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या ए नॉट और बी नॉट इक्वल है इनिशियली, खत्म कर दू, कट गया। अब क्या लिया, एल एन ले लेती हूँ दोनों साइड पे, लॉग पावर आ गई माइनस K1 t, एल एन ई कट गया, इक्वल्स टू 4 टाइम्स माइनस K2 t, एल एन से ई कट गया। सही बात है। K1 कैसे निकलेगा, माइनस से माइनस काट दो, K1 कैसे निकलेगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना है 300 इंटू टी। ठीक है, 4 टाइम्स 0.693 अपॉन टी हाफ कितना 180। सही बात है बेटा, बोलो, इंटू टी। 0.693 से 0.693 कट गया, कहीं कुछ छूट गया, कहीं पे कहीं कुछ छूट गया, कहाँ छूट गया, कहीं कुछ छूट गया, कहीं आगे कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी कहीं पे, कहाँ गड़बड़ हुई है देखने दो एक बार। अच्छा हाँ समझिए क्या गड़बड़ हुई है, मैंने लॉग ले लिया ना दोनों साइड पे, तो 4 पे तो लॉग में जाएगा ना, ये गड़बड़ होगी। एल एन लूंगी तो एल एन 4 में भी तो जाएगा ना, ये गड़बड़ होगी कैलकुलेशन। रुको, तुम भी नहीं बताते तभी तो पता लग गया। अब देखो इधर, अब क्या है, यहाँ से e की पावर माइनस K1 t, e की पावर माइनस K2 t इज इक्वल टू 4 आ गया ना, एल एन का उधर 4 भी तो जाता ना। अब ले लेती हूँ e की पावर कॉमन लेके माइनस K1 t प्लस K2 t इज इक्वल टू 4। सही बात है, पावर अब ले लूंगी आगे, एल एन लगा दो, माइनस K1 t प्लस K2 t, एल एन से e कट गया और एल एन 4। सही बात है, सही बात है। अब हो गया ना, वहां पे एल एन की 4 में नहीं गया था। अब क्या हुआ, माइनस K1 की जगह क्या लिखूं, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना 300 प्लस 0.693 टी हाफ कितना 180 इंटू टी, बेटा बाहर, इसका भी टी है इसका भी टी है, इक्वल्स टू एल एन
2.303 log 2 का स्क्वायर लिख देती हूँ। देख कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, 0.693 t को कॉमन ले लिया बाहर, तो कितना आया 1/180 माइनस 1/300। सही बात है, सही बात है। इक्वल्स टू 2 इंटू 2.303 log 2, 2.303 log 2 0.693 होता, कट गया। ठीक है, एलसीएम लूंगी तो कितना आ जाएगा 300 माइनस 180 अपॉन 180 300 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे टी भी पड़ा बेटा। ठीक है, ठीक है जी। तो कितना बन गया इधर देखना, t इक्वल्स टू 2 इंटू 180 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 300 में से 180 के कितना बन गया 120। ठीक है, 900 समझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बेटा इसको इसकी टर्म्स में लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 80 सुन रहा है 84 टाइम्स ऑफ बीटी लिखती ना, तो ये 80 इधर 4 टाइम्स बीटी लिखू, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। इसको मैंने इसी की टर्म्स में शुरू में निकाल लिया है, बना तो यहीं से ही है ना। ये क्वेश्चन इस साल भी आया है, ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है, इसी इसका ऐसे पैटर्न। कल मैंने जिया ने मेरे को भी क्वेश्चन दिया था, वो भी मैंने ऐसे ही करवाया, इसी के ऊपर बेस था वो भी सेम। देखो 2020 में भी ये क्वेश्चन आया, 2025 में ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसी के ऊपर कंसेप्ट यही था। और वो भी देखना, अभी करवा दूंगी चेक, आप खुद देख लेना बेटा कौन से ईयर 2025 में कौन से में था वो, एक बार नोट डाउन कर लो। इसने मेरे पास कल लेके आई थी, तभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया। बेटा देखना 2025 3 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में भी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया, आप जाके नोट डाउन करना, पेपर खोलना और ये वाला कोई इस टाइप का क्वेश्चन देखना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया। अब देख नोट कॉपी में लिखो ऐसा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब 5 साल के बाद एक टाइप का क्वेश्चन रिपीटेशन में है। अगर आपने ये कर रखा होता ना, आप वो इजिली निकाल लेते। तभी बोलते हो 10 साल के तो करके ही जाने हैं। ठीक है, अब जाके इस क्वेश्चन को देखना, ये अप्रैल वाला क्वेश्चन जो बोल रही हूँ।